नमस्कार, आई एम बोस की और एक वीडियो में मैं कुणाल बोस आपके साथ हूं। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं एक सच है। सच, ऐसा सच जो सुभाष चंद्र बोस को लेके है। इंडिया में एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जहां पे 75 इयर्स में इनका डेथ मिस्ट्री क्लियर नहीं हो सका। उनके जन्मदिन से पहले यानी 23 जनवरी से पहले उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री क्लियर कर दिया। एक ही वीडियो में उन्होंने जो कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ किया कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, ये वो कंफर्म है। ये सच जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? एक बार स्वामी विवेकानंद ने उनकी एक शिष्य को कहा था कि देखो, इस महाविश्व में या यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है जो तुमको दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये नहीं है वो है नहीं है ना। तुम्हें दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। यही बात है। जो आप दिखाना चाहते हो वही लोग को दिखता है, और जो आप दिखाना नहीं चाहते हो और देखते नहीं हो वो आपको दिखता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो वीडियो उन्होंने बनाया है वहां पे बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है, आपको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, यही सही बात है, यही सही बात है। लेकिन मैं आज वही बात फिर से दोहराऊंगा और उसको झूठा प्रूफ करूंगा और फिर से नया कुछ ऐसा दिखाऊंगा, वो देखने के बाद आप सोचेंगे। मेरे हिंदी के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं बंगाली हूं, मेरा एक्सेंट जो है वो थोड़ा खराब होगा क्योंकि मेरा मदर टंग बंगाली है, हिंदी नहीं है। और मेरे वीडियो में जो जो लोग आएंगे उनका भी वैसा ही होगा, सब बंगालीज ही है। लेकिन इस वीडियो में ध्यान रखिए कि मैं क्या कहने वाला हूं। इनका जो वीडियो था, यहां पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसी हुई, प्लेन क्रैश में हुई। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, सुभाष चंद्र बोस जिनका एलाइड पावर था जापान जर्मनी, पहले जर्मनी देन जापान, जो जापान की हार हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ, जो अमेरिका उनके अगेंस्ट में थे, तो सुभाष चंद्र बोस भी आईएन यानी आजाद हिंद फौज को वहां पे डिसकंटिन्यू करते हैं और वो कहां पे चले जाते हैं? मंचूरिया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सही बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि ताइवान में जहां पे उनका देहांत हुआ था प्लेन क्रैश में, ये कहा जा रहा है क्योंकि यहां पे कोई भी प्रूफ नहीं है प्लेन क्रैश का। मैं आज आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन, जिसके बारे में बाद में बात की गई है, उस कमीशन के बारे में यह कहा गया है कि जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन फेल्यूर था, एक फेल्यूर था। लेकिन देखिए, एक बात ऐसा है कि फिगिस कमीशन, शहनाज कमेटी, जीडी खोसला कमीशन, ये सब फेल कर गए। लोगों ने ये कमीशन की रिपोर्ट को फेंक डाला, लेकिन जिनका रिपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया वो जस्टिस मुखर्जी, उनका रिपोर्ट ही गवर्नमेंट ने फेंक दिया। अगर फिगिस सही था, अगर शहनाज कमेटी ठीक था, तो फिर क्यों बन गए जीडी खोसला? वो क्यों आ गए? अगर जीडी खोसला ठीक थे तो क्यों मनोज कुमार मुखर्जी आ गए? और यहां पे एक उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया है कि मनोज मुखर्जी कमीशन बनाया गया था बीजेपी द्वारा, ये पूरा गलत इंफॉर्मेशन है। यहीं से पता चलता है उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कमीशन कोलकाता हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके ऊपर बना था। बहुत सारे लोग इनके पीछे थे, लेकिन एक्स एमपी समर गुहा, उनका इनिशिएटिव था ये जो नेताजी फिर से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। चलिए इस मुद्दे पे एकदम डिटेल में आते हैं। आज ये खुलासा कर देते हैं और फिर से बता देते हैं, हिंदी में बता देते हैं कि नेताजी को लेके जितने सारे बात आप कहते हैं ना, फिर से घुमा फिरा के वही बात पे आ जाते हैं। वही एजेंडा है, वही पॉलिटिकल एजेंडा है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी कहां पे? प्लेन क्रैश में। तो प्लेन क्रैश के बाद जिन्होंने उनको देखा था वो थे हबीबुर रहमान। वो वीडियो में भी उन्होंने ये मेंशन किया है। उनकी सही होगी क्योंकि उनके साथ तो और कोई थे नहीं, क्योंकि वो प्लेन छोटा था। जनरल शिडेई, जिनका उन प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था। देखिए, जनरल शिडेई इतना बड़ा जनरल थे, लेकिन उसके मौत के बाद उनका बॉडी भी नहीं मिला, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चला। इतना बड़ा एक जनरल, उसको लेके कोई बात नहीं करता। क्यों? उनका मौत ही उसमें नहीं हुआ, इसलिए बात नहीं करते हैं। अभी हबीबुर रहमान के बारे में आते हैं। हबीबुर रहमान ने जो बयानें दी थी ना उन दिनों में, स्पेशली शहनाज कमेटी में,
तो उनकी जो बयानी थी इसमें बहुत सारी इनकॉन्सिस्टेंसी है। इन्होंने बाद में सुभाष चंद्र बोस के जो एल्डर ब्रदर थे शरद चंद्र बोस को कहा था, जब वो कोलकाता आए थे तो उनकी बेटी जो थी शरद चंद्र बोस की जो बेटी सुभाष चंद्र बोस उनके अंकल थे, उन्होंने कहा था कि अब मेरे पापा के साथ बात हुई थी शरद बोस के साथ। शरद बोस ने पूछा था, बहुत सारे प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न, जब प्लेन क्रैश हुआ था तुम्हारे कोई भी यहाँ पे खरोच नहीं है, ऐसे बहुत सारे। लेकिन एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि हबीब आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप? हबीबुर रहमान ने वहां पे कहा था कि व्हाट आई एम सेइंग माय मास्टर वांटेड मी टू से। ये बोल के हबीबुर रहमान चले गए थे। ये सेम बात, ऐसे ही कुछ बात उन्होंने लक्ष्मी सहगल को भी कहा था। लक्ष्मी सहगल जो आईएनए में लक्ष्मी ब्रिगेड में थे, झांसी रानी ब्रिगेड में थे, सॉरी। तो हबीबुर रहमान पहले भी क्या कह चुके हैं इस बारे में आपको बताते हैं। आपने कहा कि ये नोज डाइव था प्लेन का। अगर नोज डाइव रहता, ये हबीबुर रहमान ने कहा है ये नोज डाइव था। एक प्लेन अगर नोज डाइव करता है तो कैसे इंसान जिंदा रह सकता है? सब मर गए, हबीबुर रहमान बच गए, कैसे? पहले ये सुनिए क्या कहते हैं केशव भट्टाचार्य, जो एमिनेंट लॉयर है और उन दिनों में जो डेपोनेंट थे मुखर्जी कमीशन के, उनके लॉयर थे। क्या कहना उनका, सुनिए। Habibur Rahman, the most trusted lieutenant, that is Colonel Habibur Rahman of Netaji Subhash Chandra Bose. In the Shahnawaz Committee, which was formed in the year of 1956, 5th April 1956, Shahnawaz Committee. Before the Shahnawaz Committee, Habibur gave his testimony. What Habibur Rahman said, in a very nutshell I am saying, the plane was at 1000 feet height, 5 to 6 minutes in the air, gaining more height. Heard a deafening noise like cannon shell fired from enemy plane on them. Plane made a nosedive. The plane crashed. Fire took place, but nobody died except Netaji Subhash Chandra Bose and Shidei. Even Habibur Rahman was not injured. Only in his left hand there is a just mark of injury. But it is totally false in view of the fact. Even the commission, Justice Mukherjee Commission of Inquiry has come to the conclusion that this statement cannot be relied upon at all. Where there is a nosedive, the plane will be crashed and everybody will be killed. जस्टिस मनोज मुखर्जी का जो रिपोर्ट था उसको लेके प्लेन क्रैश वालों का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जस्टिस मुखर्जी ने जरा सर ये बोल दिया कि हबीबुर रहमान का जो स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव। हबीबुर रहमान बोल रहे हैं 12,000 ऊपर, मतलब 12,000 फीट ऊपर से एक प्लेन नोज डाइव किया और वहां से 2 आदमी बच के निकलता है। दिस इज मतलब इम्पॉसिबल। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट हबीबुर रहमान का था ही नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास तो INA 273 बोल के एक फाइल है जो उस टाइम के मतलब नेशनल आर्काइव में अभी भी रखा हुआ है। तो इस फाइल में ये क्लियरली लिखा है कि हबीबुर रहमान रिपोर्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब पहले वो जो CIC टोक्यो में जो उसका इंटरोगेशन हुआ, उसके बाद CSDIC में इंटरोगेशन हुआ, तो ये दोनों इंटरोगेशंस में उनका बात जो बोल रहे हैं वो मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता। इसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 19/5/1946। तो अगर मतलब जस्टिस मनोज मुखर्जी ये सब डॉक्यूमेंट्स देख के बोलते हैं कि हबीबुर रहमान का स्टेटमेंट विश्वास करने लायक नहीं है, तो क्या गलत थे? आपने ये बात सुना और ये भी बात आपने सुना कि हबीबुर रहमान जो ये बात कहते हैं कि मैं जो कहता हूं अपने मास्टर जो कहते हैं मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी था। ये बाद में पता चला प्लेन क्रैश एक कॉन्स्पिरेसी था, क्योंकि उन दिनों में अमेरिका से, ब्रिटेन से नेताजी को छुपना था। अब आते हैं, आपने कहा है कि यहां पे 2 न्यूज़पेपर ताइवान के जो उन दिनों में ये रिपोर्ट छापे थे, लेकिन जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने कहा कि ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। फिर से सुनिए केशव भट्टाचार्य वो क्या कहते हैं कि वो लोग वहां पे उन दिनों में थे जहां पे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उनका क्या कहना है, फिर से सुनिए। We went to Taiwan in the year of 2005. Myself was also present with the commission. Taiwan, we went to different places, including the Taipei airport. Formerly it was known as Matsuwana Airport.
we told we had a talk with the airport authority. We have scrutinized all the papers, airport flight chart, passenger list, weather report, etc., and we have been told by them, the topmost airport official as well as the foreign ministry, from the foreign ministry, the officers were there. They said there was no plane crash. Number one. Number two, we went to the history of the Institute of the Taiwanese History to see the newspapers, different newspapers. Justice Manoj Mukherjee was there. I was also present. We checked up different papers. Nothing, no paper news was found. We have checked one after another newspapers in the Institute of Taiwanese History. On that particular day, when it is said that there was air crash, that is 18th August 1945. Even 19th August on the day, the next day, in the newspaper we have not seen nothing. Plane crash was said to have occurred on 18th August 1945. 1 day, 2 day, 3 day, 4 days. Thereafter, on 23rd August, Domain news agency, private news agency of Japan, it published a news, a private news agency. Thereafter, Reuters from London, it published throughout the world. But it is to be mentioned, it is to be borne in mind that there is no news in any newspaper. आपने एक जगह कहा है कि ये व्यू पाने के लिए लोग ऐसे कहते हैं, और तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. व्यू, कौन सी व्यू? आप शायद मेरे वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि मैं बंगाली हूं. बंगाली तो आपको पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है. लेकिन आज हिंदी में इसलिए मैं बना रहा हूं कि आपको थोड़ा पता चले कि ये सुभाष बोस को लेके ये जो खींचातानी चल रही है ना बहुत से सालों से, ये अभी बंद होना चाहिए. देखिए, ये व्यूज के लिए मैं आपको दिखाता हूं, ये असली चीज है. ये देखिए, ये फाइल क्या कहती है? सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो रही है 1945, 18th of August. और ये फाइल क्या कहती है? 19th of December 1945. ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल है, जहां में सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो मैसेज दिया था. वो रेडियो मैसेज में क्या कह रहे, वो जो ये इंफॉर्मेशन जिन्होंने मुझे दिया था, सौम्यव्रत दासगुप्ता, उनका क्या कहना आपको सुनाएंगे. थोड़ा हिंदी कच्चा है, लेकिन सुन लीजिए, आपको तो समझ में आ जाए आप लोगों को कि ब्रिटिश ढूंढ रहे हैं फिर भी सुभाष चंद्र बोस को आफ्टर हिज डेथ. वाई? ये है सबूत, इसको कहते हैं सबूत. 1945 18 अगस्त नेताजी के मौत के जो खबर सामने आए, उसके बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस के फाइल उसी साल का 1945 19 दिसंबर को एक जरूरी सीक्रेट मैसेज आ रहा है. उसमें आईबी रिपोर्ट के मुताबिक बोला जा रहा है कि नेताजी का एक रेडियो मैसेज आया. नेताजी बोल रहे हैं कि हम भारत में लौटेंगे और हमारा सेना बाहिनी को जो लोग विचार कर रहे हैं लाल किले पर, उसका हम सख्त जवाब देंगे. तो प्रश्न ये उठता है कि फोर्थ नाइटली रिपोर्ट 1945 दिसंबर महीना का जो दिल्ली के नेशनल आर्काइव में रखा हुआ है, उधर ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर बोल रहे हैं कि 19 दिसंबर 1945 के दिन नेताजी रात 9:30 बजे एक रेडियो मैसेज दिए थे. तो जो सुभाष चंद्र बोस 1945 का अगस्त महीना में अपनी आखिरी सांस लिया था, जो आज दुनिया में नहीं था, तो वही ब्रिटिश इंटेलिजेंस कैसे बोल रहा है 1945 19 दिसंबर को वो रेडियो मैसेज भेजा था. आप लोग कहते हैं कि व्यूज कमाने के लिए ऐसे वीडियो हम लोग बनाते हैं, सालों से ऐसे वीडियो बनाते जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के ऊपर. अब क्या जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में? 2 वीडियो इंफॉर्मेशन ले ली कुछ इंटरनेट से और वीडियो बन गया. सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो ऐसा नहीं होगा. यहां पे थोड़ा कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हर साल महीनों जो हम परिश्रम करते हैं, इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये इंटरनेट में बैठ के नहीं होता है. डॉक्टर्स के बारे में आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर योशिमी, 2 डॉक्टर्स थे आपने जिनका मेंशन किया था. मैं आपको दिखाऊंगा. एक आप कह रहे हैं कि कोई डेथ सर्टिफिकेट गुमनामी बाबा का नहीं है. 1985 16th of September उनका डेथ हुआ था. आप कह रहे हैं कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है. अरे 1985 को बात छोड़ दिए, 1945 18th of August सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी, उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट है डेथ सर्टिफिकेट 2-3 है. कितने साल बाद दिया गया था? 43 years. वाई?
पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर यूशिमी वो क्या कहते हैं। डॉक्टर यूशिमी कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानता था, किसी ने मुझे बताया था, कोई लेफ्टिनेंट थे जो जिन्होंने उनको बताया था कि ये सुभाष चंद्र बोस है, इंडिया की कोई नामी हस्ती है। देखिए ये फाइल में ये पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं ये फाइल में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वन ऑफ द जापानीज स्टाफ ऑफिसर with the rank of lieutenant colonel whose name I cannot properly recall but believe was Ishii something informed me that one of the Indians pointing him out was Chandra Bose and that I was not spare myself and must give him the very best of treatment. यानी इससे पता चलता है कि डॉक्टर यूशिमी उनको पता नहीं था इसके बारे में, वो सुभाष चंद्र बोस को जानते ही नहीं थे। In the Khosla Commission, so many witnesses gave their testimony. Nobody has said, I am repeating this, nobody has said that any one of them has seen the dead body of Netaji Subhash Chandra Bose. Nobody. Even the face. They have not seen the face of any person like Netaji Subhash Chandra Bose. Who is Netaji Subhash Chandra Bose? The dead body, the so-called dead body, that is dead body of Ichiro Okura, dead body was covered up. The person who died in heart attack, that is Ichiro Okura. We went to crematorium. I was there. Justice Manoj Mukherjee was there. We have checked up the death certificates of July 1945, August 1945, September 1945 in the crematorium. All the death certificates we have checked up and there is no mention of Netaji Subhash Chandra Bose. Gave one so-called certificate after 43 years after the death, so-called death. प्लेन क्रैश के फेवर में पहला रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट नहीं बोला जाता, ये एक किताब था। हरिन शाह बोल के एक जर्नलिस्ट 1946 में जाते हैं उस साइट पे ताइहोकू में, और वो अपने इस किताब में कुछ तस्वीर देते हैं जो उस एरोड्रोम का था, और सान पीसा बोल के एक नर्स का भी तस्वीर वो अपने किताब में डालते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि कौन सा वो बंदा था जो क्रीमेशन किया था, एक हाथ में सिगरेट लेके उसका एक तस्वीर भी है। लेकिन वो तो उस टाइम पे ये जो क्रीमेटोरियम था वो तो काम कर रहा था ना हरिन शाह का रिपोर्ट के हिसाब से, तो हम मान लेते हैं कि हरिन शाह सही था। तो अगर वो क्रीमेटोरियम काम कर रहा था तो उस किताब में वो डेथ सर्टिफिकेट या फिर क्रीमेशन का सर्टिफिकेट या फिर कोई डॉक्यूमेंट वो क्यों शो नहीं करते हैं जहां पे ये दिखा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ही थे जिसका क्रीमेशन हुआ था। आप वीडियो के अंत में एकदम कह रहे थे कि नेताजी की फैमिली मेंबर्स के बारे में आपने उनको दिखाया, तीन व्यक्ति को दिखाया, एक डॉटर उनकी और उनके 2 पोते को दिखाया। तो मैं सुरेश बोस के बारे में जब बात करते हो, सुरेश बोस जिसने डिसेंट्री रिपोर्ट दिया था शाहनाज कमेटी में, वो क्या नेताजी की फैमिली से नहीं थे? वो सुभाष चंद्र बोस के ब्रदर थे। ये तो बहुत बात की बात है ना, ये लोग वो खुद अपने भाई की मौत को बारे में सही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे सच में क्या हो रहा है, नेहरू क्या करना चाहते थे। बाद में उनकी बेटी ललिता बोस जब फैजाबाद गई तो उन्होंने ही सामने लाया ये सारी चीज। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए, उसकी पिटिशन के ऊपर बेस करके ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो राय दी थी ना, वहां पे गुमनामी बाबा के पूरे जो सामान थी वो आज भी अयोध्या में है। वो अलग बात है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में चला गया, लेकिन अगर आप वहां पे जाओगे, थोड़ा जानकारी लोगे, तो राम कथा संग्रहालय में अभी भी सारी चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो आदेश थी उस हिसाब से रखा हुआ है। अरे साधु के सामान को क्यों रखा गया था वहां पे, बताओ। एक वाकया आपको बताता हूं मैं। जब मुखर्जी कमीशन बना था तो मुखर्जी कमीशन बनने के बाद ये कमीशन कई मुल्कों की यात्रा कराया, देश में कई स्थानों पर गया, और मुझको लग रहा था कि मैं इतने दिनों से प्रयासरत था एक कमीशन बनने के लिए कि जैसे ही कमीशन बनेगा वो सीधे अयोध्या आएगा। तब मैंने इनसे फ़ोन किया, फिर इनसे बात किया मैंने मुखर्जी साहब से, बड़ी मुश्किल से तो इनसे बात हो पाई, और बात होकर मैंने काम कहा, सर पूरे ब्रह्मांड में अगर नेताजी से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे तो केवल फैजाबाद की ट्रेजरी मिलेंगे। अच्छा। बाकी आप पूरी दुनिया घुमाइए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार अपने अभियान में आप अयोध्या को भी शामिल कीजिए, फैजाबाद को भी शामिल कीजिए। तो उन्होंने अपने सिस्टम स्टार पे पांजा थे, उनको भेजा फैजाबाद आया, मुझसे मिले, मैं उनको लेके गया।
ट्रेजरी में यहाँ पर, जहाँ की उनकी भतीजी ललिता बोस के आदेश पे सारा सामान रखा हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। तो उन सामानों को देखा उन्होंने पांजा साहब ने, और उनको देखते ही मतलब फिर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कुछ। वो सीधे उन्होंने रात में बात किया मुखर्जी साहब से कि साहब यहाँ तो भरा पड़ा है, मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। फिर मुखर्जी साहब ने कैंप किया फैजाबाद आके, यहाँ पर 14 दिन यहाँ रहे। वो सारे लोगों को इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने, सामानों को चेक किया, और करीब 900 सामान निकाल के यहाँ से अपने साथ वो जांच के लिए वो ले गए। वो आप कह रहे डीएनए रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे किस बात की डीएनए टेस्ट? प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ तो डीएनए टेस्ट कैसे होगा? वो डीएनए टेस्ट जो जिनके बारे में आप करवाना चाहते थे ना, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी बाद में गए थे, नहीं किया, करवाया। क्यों नहीं करवाया? वो आप प्रिस्ट के बारे में कह रहे कि प्रिस्ट कह रहे कि डीएनए टेस्ट कर लो। किस बात की डीएनए टेस्ट? अगर प्लेन क्रैश थ्योरी प्रूव हो जाए फिर तो डीएनए टेस्ट। तो ये आप जिस प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आप कह रहे हो कि डीएनए टेस्ट कर लो, क्यों नहीं करवाया? आपने एक जगह कही है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ नेहरू की इतनी अच्छी संबंध थी कि सुभाष चंद्र बोस ने वो ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड वहां पे नाम दिया था। ये गलत इंफॉर्मेशन है। नेहरू ब्रिगेड नाम सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था। आपको पता है या नहीं, मुझे पता नहीं, कि आजाद फौज जो पहले से ही बना था, रासबिहारी बोस जी ने ये बनाया था, कैप्टन मोहन सिंह इसके नेतृत्व में थे, तभी ये सब ब्रिगेड बन गया था। सुभाष चंद्र बोस जब वहां पे गए तो झांसी रानी ब्रिगेड बना, सुभाष ब्रिगेड बना। तो ये पहले से जो ब्रिगेड्स थे उनका नाम उन्होंने चेंज नहीं किया था। हाँ, वहां पे ही वो आप बैठ के 1943 में वो फादर ऑफ द नेशन कहते महात्मा गांधी को, ये सही बात है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन झूठा है, गलत है। आपको थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। इतने सारे छोटे छोटे चीज आप जहां पे लेके आए ना, ये इंफॉर्मेशन यूट्यूब में नहीं मिलता है। आप नेताजी के एसोसिएट्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ एसोसिएट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी अफवाहें फैलाई थी। कौन से एसोसिएट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन से एसोसिएट्स? पवित्र मोहन रॉय की बात आप कर रहे थे, लीला रॉय के बारे में आप जानते थे, फ्रीडम फाइटर लीला रॉय, उनके बारे में आप जानते हैं। समर गुहा को आप पहचानते हैं, सुनील दास को आप जानते हैं। पवित्र मोहन रॉय, लीला रॉय, सुनील दास, संतोष भट्टाचार्य, ये तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। आपका कहना है कि ये लोग ओथ लिए थे, तो तब क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हैं? अब नहीं बता रहे हैं। ये जब मुखर्जी कमीशन ने उनको समन भेजा था तब वो फोर्सफुली उन्होंने बताया था। भगवान जी की जो ओथ उन्होंने ली थी कि ये बात बाहर में जाके नहीं कहना। किन किन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं? ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे। कौन थे आपको पता है? पहले तो ये जानिए, ये पहले से नेताजी को जानते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे कि बाहर में आके ये कुछ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे, कोई मार्केटिंग करना चाहते। तो बाद में ये नहीं बोले। लीला राय तो कब के मर गए। समर गुहा, ये सारे, पवित्र मोहन रॉय कभी भी नहीं बोले। अब देखिए, त्रैलोक्य महाराज का लेटर मिलता है भगवान जी के पास से, तो ये थे कौन त्रैलोक्य महाराज? अनुशीलन समिति का बहुत बड़े लीडर थे त्रैलोक्य महाराज। रासबिहारी बोस के टाइम से वो एक्टिव थे यहाँ मतलब बंगाल में। और ये मतलब ईस्ट बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था उस टाइम पे। तो वो मतलब वहाँ का जो सोशलिस्ट पार्टी था उसका फाउंडर भी थे। पॉलिटिकली ये इन लोगों का जो सोच था ये सुभाष चंद्र बोस से अलाइन था और वो सोशलिस्ट सोच था। तो इन सब बातों को हटा के अगर कोई देखे तो उसको यही लगेगा कि ये कोई दूसरे बाबा थ्योरी से मिलता है और ये एक मॉकअप स्टोरी है। तो पहले ये जो प्लेन क्रैश वाले हैं इन लोगों को ये सोचे कि ये एशेस का जो आर्न रखा है रिंको जी टेम्पल पे, तो ये आया कहाँ से है। और ये 8 साल का जो पहली था 1945 से 1953, उसको पहले सुलझाए, फिर भगवान जी इशू पे आई बात करने। आपने कहा कि शीतला सिंह जनमोर्चा न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर थे जो वहां पे गए थे पवित्र मोहन रॉय के पास, तो पवित्र मोहन रॉय ने कहा कि मैं इधर उधर बहुत सारे देश नेताजी को ढूंढा, बहुत सारे साधु में नेताजी नहीं मिले। पवित्र मोहन रॉय क्या कहा वहां पे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पवित्र मोहन रॉय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते थे पहले से, ये फैजाबाद क्यों जाते थे? ये बार बार उत्तर प्रदेश क्यों जाते थे? ये गुमनामी साधु के पास क्यों जाते थे? आपको पता है इसके बारे में? आपको नहीं पता है। आपको पता है कि ये
पवित्र मोहन रॉय के ऊपर नाजी जर्मनी का जो वॉर क्रिमिनल एक्ट था वो लागू था? आपको पता नहीं है। देखिए, मैं आज आपको सुनाता हूं पवित्र मोहन रॉय की बेटे रणेंद्र मोहन रॉय, उनका क्या कहना है आपके पापा के, उनके खुद के पापा के बारे में। अभी तो ये प्रमाण है ना, आप तो नहीं कहेंगे कि ये गुमनामी साधु। चलिए सुनिए। Dr. Pavitra Mohan Rai was elected member of West Bengal Legislative Assembly for the period 1957 to 1962. He was the member of Praja Socialist Party. During 1961-62, Shaulmari matter was spread in newspaper and others. As per advice of Leela Roy and other members of Praja Socialist Party, Dr. Roy visited Shaulmari Ashram. He stayed there 3-4 days, met secretary of the ashram and also the sadhu. After discussing with him, Dr. Roy was convinced that he was not Netaji. Dr. Roy reported this to Leela Rai and others. Dr. Roy was sure that Sadhu was planted and he was staying there with the support of the then ruling party. During this period, in 1962, this time, Dr. Rai came to know from Professor Atul Sen that likely Netaji is living in Noimi Saranya, that is the place Nimsar in UP. Again, after discussing with Leela Rai, Dr. Roy visited Nimsar, where in an old temple known as Shivalaya, Bhagavanji was staying. Dr. Rai stayed there for about, I think, around 3 months and finally met Bhagavanji. After coming back Calcutta, Dr. Rai told Leela Rai and very few others of Jayashree organization like Sunil Das and others, and also Param Shraddheya Suresh Chandra Bose about Bhagavanji and confirmed that he was Netaji. Dr. Rai did not disclose it to others publicly or in front of any agency. Whoever met him, questioned him. The reason was that Dr. Rai was cautioned by Bhagavanji at the beginning, and the instruction was, lips are sealed. Bhagavanji knew that Pavitra's name is still in Nazi war criminal list and he will be harassed by many agencies. The then ruling party also fully aware of this. Dr. Rai was in touch with Bhagavanji till 1985, and after September 1985, many agencies, including UP police, local police, visited his place and asked many questions, including the identity of Bhagavanji, which Dr. Rai has not disclosed, as per instruction of Bhagavanji. But in all occasions, whoever met him at that time questioned Dr. Rai. Dr. Rai was silent and did not disclose. Dr. Rai also knew that his name is also still in Nazi war criminal list. Incidentally, it was there still year 2000, although Dr. Rai died in 1993. As we know, many documents, letters, papers were available in Ram Bhavan after 1985, and many of such documents were destroyed, damaged after September 1985. I am sure if the rest of documents still available are disclosed and available for examination by the true researchers, the truth will come out.
पवित्र मोहन राय को हम नहीं जानते थे, हम समझे कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, होगा जो करेक्ट होगा। अरे वो तो शीतला सिंह सब इंस्पेक्टर जिसको इंक्वायरी मिली थी वो गया था पवित्र मोहन राय का इंटरव्यू, बोले चलो इंटरव्यू ले लें, वो चला गया उनके साथ। पवित्र मोहन राय से इन्होंने पूछा कि बताइए, शीतला सिंह ने, कि लोग बोलते हैं वो नेताजी थे। तो उन्होंने कहा जो बोलना था सो बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप वहां क्यों जाते थे? बोले 1-2 बार गया हूं, बस 1-2 बार गया हूं। तो बोले नहीं जाते क्यों थे? बोले अरे नेताजी को खोजने हम लोग बहुत जगह जाते हैं, तो वहां भी गए। तो बोले क्या आपको लगा? बोले जो बोलना था बोल दिया, अब क्या बोलना क्या उसमें। ये आके छाप दिए यहाँ अपने अखबार में कि उन्होंने तो बता दिया कि नहीं वो नेताजी नहीं थे। तो मैंने इसका जवाब दिया। अब देखिए ये बड़ा गूढ़ विषय है। मैंने जवाब दिया कि अरे भाई मैं, अच्छा वो है कौन, ये भी उन्होंने छापा कि ये INA के कोई गुप्तचर अधिकारी रहे हैं यो। तो मैंने कहा अरे भगवान, मैं तो इनको डॉक्टर समझ रहा था। ये पवित्र मोहन राय वो है सीरियस उनकी सीक्रेट सर्विस का अधिकारी, और वो इस बाबा से क्यों इतना कनेक्ट कर रहा है? हमें तो नहीं मालूम, हम तो समझे थे कोई वो है। दूसरी बात, वो इतना बड़ा अधिकारी है, उसने दुनिया को आज तक नहीं बताया, मरने तैयार हो गया वो एक छोटे से पत्रकार को जाके बता देगा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ये मानने वाली बात। और फिर उसके एक नहीं कम से कम हजारों टेलीग्राम लेटर, ये झूठ बोल रहा था इनसे ना, इनको बका रहा था। वो इतना बड़ा सेनानी और वो इनको बता देगा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जबकि उसने कसम खा रखी है। और उनके इतने लेटर है, उन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को तो शुरू में बताया नहीं था। इसी लेटर में है, सारे लेटर, ये सब जितनी स्टोरी मैं बोल रहा हूँ सब इसके अंदर लेटरों में है। मैं कोई चीज अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आपको बता दूं। आपने कहा कि मुक्ति वाहिनी में सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने उनको इंस्पायर किया, बांग्लादेश को उन्हें इंडिपेंडेंट दिया, यानी ये गुमनामी बाबा ने। अब मुजीबर रहमान की एक स्टेटमेंट है, वो ढूंढ निकालिए। वो मुजीबर रहमान ने इलेक्शन जीतने के बाद वो स्टेटमेंट दिया था, आप वो ढूंढ निकालिए और मुजीब ने क्या कहा था वो पढ़िए। और ये पवित्र मोहन रॉय के बेटे ने ये क्लेम किया था कि वो मानिक शॉ के साथ मिलते थे। पवित्र मोहन रॉय जो इंफॉर्मेशन गुमनामी बाबा यानी भगवान जी से मिलते थे वो मानिक शॉ को देते थे, यानी 1969 तक उनसे मिले थे, क्योंकि भगवान जी ने आदेश दिया था उनसे मिलने के लिए। आप एक बात कहिए ना, चलिए एक बात आप आंसर दीजिए। सर्किट हाउस जहाँ पे वो उनके एकदम ऑपोजिट में थे, एंड में इतने सारे लोगों के सामने थे, आप कहते वो गुमनामी के अंधकार में थे, अपने मुंह छुपा लिया था। अब इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं। ऐसा आदमी बहादुर होकर के, और क्यों वो अंडरग्राउंड थे? हमसे भी हर आदमी यही पूछता है। वो छुप करके नहीं रहते थे, उनका मन था ऐसे रहने का। यही कारण था उनका ये कमांड कि हम अयोध्या के 13 लोग उनसे मिलने वाले थे उस समय। एक कारपेंटर था जो हमेशा जाता था, एक अखबार वाला था वो जाता था, एक डॉक्टर थे मिश्रा वो जाते थे दवाई के नाते। ऐसे करके जो लोग डेली यूज के लोग थे उनसे कनेक्ट हो गए थे तो जाते थे, अदरवाइज नोबडी अलाउड। वो कभी किसी को न बात करते थे, न बुलाते थे, न करते थे। आप काहे को नहीं बाहर आ जाते हैं ये पर्दा हटा करके? आपकी तो देश को जरूरत है, इंडिया जैसे देश को जरूरत है आपकी। कोई बहाने से मैं पाया इतना तो कह दिया उनको, तो वो फिर बड़ा हताश होकर के बोले, एक समय था जब आइडियलिज्म के लिए हमने अपने ही आदमी को गोली मार दिया। आज किसके ऊपर रूल करेगा? समाज में आइडियलिज्म कहाँ है? हमने कहा आप आ जाइए, तो आपको तो हमें लगता है देश को लोग कहेंगे कि आप ही रूल करो देश को। तब उस पर वो कह रहे थे काहे का, मतलब इनके लिए बड़ा छोटा सा ऐसा है, उनको अनख लगा इस बात से कि हम आकर के और वर्ल्डली अफेयर में आ जाएं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, समथिंग जो कुछ भी। ऐसा उनके लिए बहुत छोटा काम था, और इसीलिए वो अपने आप को अपने ढंग से ही रहते थे। और यही कारण था कि 13 लोग मिलने वालों में से उनके मरने के बाद भी किसी ने उनका ये पर्दा हटा करके देखा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, जब भगवान जी अपने टाइम पर नहीं चाहते थे किसी से दिखाना चेहरा, तो अब मत देखिए।
अब डीएनए टेस्ट के बारे में बता रहे हैं ना, चलिए आज ये क्लियर करते हैं। आप ये मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो डीएनए टेस्ट मुखर्जी कमीशन में किया गया था उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया था, ये ट्रू है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट क्यों नहीं है उस डीएनए टेस्ट का, उसका आरटीआई में क्या कहा गवर्नमेंट में आपको पता है? 2022 में गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया आरटीआई के रिप्लाई में, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये रिपोर्ट बाहर नहीं ला सकते क्योंकि देश की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। अरे कौन था वो बंदा, कौन था वो गुमनामी साधु जिनका इंटीग्रिटी सोवरेनिटी में प्रॉब्लम होगा, उनका डीएनए टेस्ट अगर बाहर आए तो? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है। अगर वो गुमनामी साधु कोई आम साधु होता तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। हम अयोध्या गए, हम राम भवन गए, हम फैजाबाद गए, देखे सारी चीज, ये सारी चीज वहां पे प्रूफ है। आप जिनके बोलते हैं कि नेताजी एसोसिएट्स, कौन है एसोसिएट्स? इनके बारे में आप नहीं जानते। आप कहते हैं कि उनका डॉक्टर्स सही कह रहे हैं, कौन डॉक्टर्स? जो डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट बाद में देते हैं, उनको पता ही नहीं कौन सुभाष चंद्र बोस। हबीबुर रहमान, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी भी बयानें दी है, ये भी कहा है कि मेरा मास्टर जो कहेंगे वही मैं कहूंगा। ये हबीबुर रहमान को आप काउंटर कर रहे हैं। नेताजी चाइना में थे, इसको लेके भी आपने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया। शरद बोस ने ये दावी किया था, शरद बोस ने ये दावा किया, शरद बोस उनके खुद के एल्डर ब्रदर, जिन जिन लोगों की बात वहां पे की नेताजी फैमिली के, आपने दिखा अनीता पाफ का, आपने दिखाया सुगातो बोस, आपने दिखाया चंद्र कुमार बोस। ये एक ही थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो कभी कोई छोड़ देखते नहीं है। लेकिन यही चंद्र कुमार बोस कुछ साल पहले यहां पे इस रैली में गए थे, हम थे इस रैली में, नेताजी की प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था। अगर आज वो बदल जाते हैं तो वो सही हो जाता है, क्योंकि उनके सोचने के हिसाब के ऊपर निर्भर करेगा कि नेताजी का देहांत कब हुआ था। आप यही प्रूफ करना चाहते हैं क्या? इनका परिवार कई टुकड़ों में बटा हुआ है और हर परिवार के इतने टुकड़े हैं, सबने यहाँ पे केंद्र सरकारों से शुरू से आज तक लाभ ही लाभ लिया है। तो किस मुंह से कह सकते हैं कि साहब नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है या गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे? क्यों नहीं आते फैजाबाद, आके देखें और परखें हकीकत को। क्या था, कितनी दूर है कलकत्ता से या उनके परिवार के लोग जो रहते हैं उनसे फैजाबाद आना, वहां से यहाँ पर जो सामान रखा है कोर्ट का आदेश, आके देखें उनको सामानों को, जो सामान ट्रेजरी में रख। कभी कोशिश तो करें इस बात की, वो लोग बैठे बैठे खाली कह देना कि नहीं साहब नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, इसका क्या मतलब है? अच्छा चलिए पकड़ लेते हैं, अब पकड़ लेते हैं कि आप बोल रहे कि हबीबुर रहमान तो नेताजी के सहयोगी थे, उनकी बात मानना चाहिए। ये लोग जो पहले से नेताजी को जानते थे, जिनके बारे में मैं बात कहा, पवित्र मोहन रॉय, लीला रॉय, ये लोग भी तो पहले से जानते थे, तो इनकी बात क्यों नहीं मानेंगे? ये कोई आम इंसान थे क्या? वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं। ये सही बात है, वो बाहर नहीं आना चाहते थे। ये देश की हालात देखने के बाद, ये देश का नया देश देखने के बाद वो बाहर नहीं आना चाहते थे। ये बात उन्होंने बहुत बार अपनी जो सहयोगी लोग वहां पे जाते थे, पर्दे के पीछे वो रहते थे, बहुत बार उन्होंने ये कहा है। आपको सारी सुविधाएं दी जाएं, जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसे रहना हो, जो भी एक ह्यूमन डिजायर है आपकी, मैं सब पूरी करूं और आपसे कहूं कि आप एक बंद कमरे में रह जाइए। आप कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? एक सड़क के किनारे भिखारी कोई पड़ा हो जो एक दाने का मोहताज हो, जिसके ऊपर पूरे शरीर में कपड़ा ना हो, मैं उसको ले आऊं और उसको बढ़िया बिरयानी खिलाऊं, बढ़िया सूट पहनाऊं और एक होटल के 5 स्टार होटल के कमरे में उसको ले चल के बैठा दो, बाबा तुमको जो खाना पीना हो मैं सब तुमको दूंगा, तुम बस यहीं आराम से रहो। कितने दिन रहेगा वो? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप हो सकता है 15 दिन रह जाएं। उसके बाद ये व्यक्ति 40 साल तक बंद कमरे में रहा है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ कलकत्ता में। 40 साल तक अपने आप को समाज से छुपा के रखना, बंद कमरे में रखना, क्या किसी आम आदमी के बस की बात है? एकदम साइलेंट, बिल्कुल एक जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग उसी में बैठ कर रोने लगे वहां पर, बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है, एक आम आदमी के बस की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। उनके पास जो आर्टिकल्स मिले हैं, जिसको ललिता बोस ने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये मेरे काका का सामान है और सब चीज़ें उन्होंने बताई थी,
उन सारे सामानों में आपको सुभाष का एस कहीं नहीं मिलेगा। सारे सामानों में कोई लेटर किसी का संबोधन सुभाष नाम से नहीं है, नेताजी नाम से नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के हर चीजों का मतलब कहीं ना कहीं से नेताजी से है। फोटोग्राफ्स वगैरह कहाँ से मिले आपको क्या लगता है? फोटोग्राफ वगैरह सब उन्हीं के कमरे से निकले। तो जब ललिता बोस आई थी तब उन्होंने सामने देखा तो वही सब फोटोग्राफ और लेटर्स और उनके जो एक असिस्टेंट रिपोर्ट थी जो उनके फादर ने लिखी थी सुरेश चंद्र बोस ने, वही सब देख के तो शॉक्ड हुई थी वो। उनका जो डीएनए टेस्ट है वो इलेक्ट्रोफोरेग्राम रिपोर्ट नहीं आया। उनका जो हैंड राइटिंग है डॉक्टर बी लाल कपूर जो उन्होंने एकदम पूरा क्लियर कर दिया था, वो भी आप नहीं मानते हो। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। लेकिन वो पॉइंट सही है जो आप सुनाना चाहते हो। उनको मार दिया, अगर उनका मौत हो गया है वो अलग बात है, लेकिन आपने उनको मार दिया, प्रूफ कर दिया। लेकिन ये सारे प्रूफ भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि भगवान जी को समझने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है। इसको लेके पूरा साल आपको इसको लेके बात करना होगा। तो हम करते हैं, अगर ट्रांसलेट कर सके तो मेरा वीडियो देख लेना। और जहां पे मैं ये दावा करता हूं कि यस, सुभाष चंद्र बोस वो गुमनामी बाबाई थे, गुमनामी बाबाई सुभाष चंद्र बोस थे। कितना प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ है। गवर्नमेंट इनको सामने लाना नहीं चाहता है। और ये प्लेन क्रैश की जो थ्योरी है ना, ये बहुत पुराना वाला कांग्रेस थ्योरी है। इसके प्रोपेगेंडा आज भी बना रहे लोग। खैर, आपके खिलाफ मैं नहीं हूं, कुछ प्रमाण मैं देना चाहता था। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है। तो व्यूज पाने के लिए तो आप भी काम करते हो, सब काम करते हैं, लेकिन झूठ नहीं फैलाते हैं, सही बात फैलाते हैं। आज जो मैंने दिखाया, आगे भी दिखाएंगे, लेकिन बाद में दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ, हम लोग देखना चाहते हैं। हिंदी में तो हिंदी में ही करेंगे। चलिए, मेरा ये जो चैनल है 1 लाख होने वाला है। अगर हो गया तो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच आप लोग। और नहीं हुआ है तो प्लीज़ कर दीजिए ना सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं ही करता हूँ। लेकिन फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं करता हूँ, जो दिखाता हूँ वो सच में नेताजी के पक्ष में दिखाता हूँ। चलिए, आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे और लगे ये शेयर करना चाहिए तो हर किसी के साथ शेयर करो प्लीज़। टाटा भाई, जय हिंद। क्या अगर भगवान जी ने कभी सोचा होगा कि मेरा राज दुनिया के सामने आए, हो सकता है ये सोचा हो भाई कोई कुणाल साहब के माध्यम से आए या किसी के माध्यम से आए, तो ये चीज़ दुनिया के सामने आएगी, वरना हम आप लाख सर पटकते रह जाएंगे। ये चीज़ गुमनामी के अंधेरे में ही रह जाएगी।